अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास वालों के लिए मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 यूक्लिडनी भूमितियों परिचय, अगर उर्दू में कहा जाए तो अक्लिदिस ज्योमेट्री का तारुफ, ये चैप्टर हम आपके लिए लाए हुए हैं। और आज हम ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। हालांकि इस चैप्टर में इतना कुछ ज़्यादा मतलब होता नहीं है। इस वाले चैप्टर में बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं, थोड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिर आपको दिया हुआ है कुछ मौजूआत बदीहात दिए हुए गुजराती में, जिसको स बोलता हूँ मैं, स्वयं सिद्ध सत्य और पूर्व धारणाओं, इस तरह के कुछ टॉपिक्स है जो हमको याद रखने हैं। ट्रू फॉल्स के अंदर क्वेश्चन इसमें से लिए जाते हैं। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करें कि एक ही वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम दिया हुआ है यूक्लिडनी भूमितियों परिचय, उर्दू में दिया हुआ है अक्लिदस का ज्योमेट्री तारुफ, है ना। चलिए, अक्लिदस यानी कि यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन का नाम है, और भूमिति यानी कि ज्योमेट्री। हम जानते हैं कि जो हम मैथ्स पढ़ते हैं, गणित, इसकी 3 ब्रांचें होती है। एक तो जिसमें मैथ्स हम सॉल्व करते हैं, यानी कि प्लस माइनस वगैरह के सम करते हैं, वो एक ब्रांच होती है। उसकी अगली ब्रांच होती है ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि तश्कील बनाते हैं, रचनाएं बनाते हैं। और थर्ड वन होती है अलजेब्रा, यानी कि पदावली, बेसिक पदावली, जिसमें हम एक्सप्रेशन यानी कि समीकरण बनाते हैं। इसके अंदर हम मुतगय्यर यानी कि चल यूज करते हैं, एक्स वाई जेड वगैरह। तो इस तरह की 3 ब्रांचें होती है अभी के लिए। फिर जैसे जैसे आप आगे स्टडी करेंगे 11 12 तो और ब्रांचें बनती जाएगी, है ना, मैथ्स की। तो इसमें एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। तो हम समझते हैं पहले कि भाई भूमिति यानी कि ज्योमेट्री का मीन्स क्या होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि भाई ज्योमेट्री लफ्ज जो है, वर्ड जो है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रीन। जियो का मतलब होता है अर्थ, दुनिया, और मेट्री यानी कि उसको नापना। तो किसको नापना है? दुनिया को नापना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप जमीन को नापते बैठो, दुनिया को नापो कैसी है दुनिया, वैसा नहीं। दुनिया के अंदर इस अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, उनका मापन करना, उसे कहा जाता है ज्योमेट्री, भूमिति, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही होगी, ये एक मैथमेटिशियन इनका नाम था थेल्स। इन्होंने ज्योमेट्री को जन्म दिया है। याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के अंदर कि किसे फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, किस मैथमेटिशियन को, तो वो है थेल्स। इन्होंने क्या किया कि जन्म दिया है ज्योमेट्री को, इन्होंने लोगों के सामने ज्योमेट्री लाया है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फिसागोरस, उनका यहाँ पर तस्वीर नहीं दिया हुआ है। पाइथागोरस जिसे हम बोलते हैं ना, हम उनका फॉर्मूला एक जो उन्होंने सूत्र दिया है वो भी हम अक्सर यूज करते हैं मैथ्स के अंदर। तो इसके बाद में पाइथागोरस आए। पाइथागोरस ने क्या किया, ये जो थेल्स ने हमको ज्योमेट्री दिया था, तो ज्योमेट्री के ऊपर थोड़ा उन्होंने काम किया, नया रूप दिया पाइथागोरस ने ज्योमेट्री को। 2 चीजें देखी हमने, पहली तो ये कि थेल्स फादर ऑफ ज्योमेट्री, इन्होंने ज्योमेट्री को जन्म दिया है, हम इस तरह बोल सकते हैं ना। उसके बाद में आए पाइथागोरस यानी फिसागोरस। फिसागोरस ने क्या किया, वो ज्योमेट्री जो थेल्स ने बनाई थी उसके ऊपर थोड़ा काम किया, उसको नया रूप दिया, ठीक है। फिर उनके बाद में आते हैं ये भाई साहब यूक्लिड, जिनके नाम से हमारे चैप्टर का कंप्लीट नाम है ना। तो यूक्लिड, इन्होंने क्या किया कि फिसागोरस यानी पाइथागोरस ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो वो कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन को, और प्लस अपना दिमाग लगाकर दुनिया के सामने ज्योमेट्री को एकदम आम कर दिया। भाई समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो मैं सबसे पहले थेल्स, उसके बाद में फिसागोरस, और उसके बाद में यूक्लिड। तो यूक्लिड ने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन जो पाइथागोरस ने बनाई थी उसको कलेक्ट किया, प्लस अपना थोड़ा दिमाग लगाया, और अपने फ्रेंड्स यानी उनके जो सहभागी थे
उनके साथ में शागिर्द के साथ में एक बिल्कुल नया रूप दिया और दुनिया के सामने ज्योमेट्री को आम किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर टॉपिक आता है यूक्लिडनी व्याख्याओं स्वयं सिद्ध सत्यों अन्य पूर्व धारणाओं। यूक्लिड ने कुछ हमको व्याख्याएं दी हुई है। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि यूक्लिड भाई साहब ने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिथागोरस की, थोड़ा अपना दिमाग लगाया और फिर दुनिया के सामने प्रचलित किया, आम किया ज्योमेट्री को। तो इन्होंने क्या किया, इसको एक बुक के स्वरूप में एक किताब बनाई, उन्होंने किताब छापी जिसको नाम दिया उन्होंने एलिमेंट्स। उर्दू में कहा जाए तो अनासिर और गुजराती में कहा जाए तो तत्वों। तो तत्वों नाम की, एलिमेंट्स नाम की एक बुक उन्होंने छापी जिसके अंदर पूरा ज्योमेट्री को उन्होंने समा दिया। और उस बुक के अंदर टोटल 13 चैप्टर, टोटल 13 सबक उसके अंदर 13 चैप्टर उन्होंने बनाए और 13 चैप्टर के अंदर ही पूरे ज्योमेट्री को उन्होंने समा दिया। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आ सकता है कि भाई यूक्लिड ने जो ज्योमेट्री के ऊपर किताब बनाई है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है एलिमेंट्स, तत्वों, अनासिर। और उसके अंदर टोटल कितने चैप्टर है, तो उसमें टोटल 13 चैप्टर है ना। इस तरह सवाल आपको 1 मार्क्स में आ सकता है। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे यूक्लिड की व्याख्याएं, उन्होंने क्या क्या हमको डेफिनेशंस दिए। उसके बाद में स्वयं सिद्ध सत्यों अन्य पूर्व धारणाओं, इसे उर्दू में कहा जाता है बदीहा। बदीहात आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे ना। और इसको कहा जाता है मौज़ूआत। ठीक है, चलिए क्या बदीहात क्या मौज़ूआत दिए, अब ये हम साथ पढ़ने वाले हैं, एक एक के ऊपर हम अच्छी चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे भैया। ये आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है तो ये समझने वाली बात रहेगी जरा। चलिए सबसे पहला है कि बिंदु ने कोई भाग नहीं। देखिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि दुनिया की जितनी भी अशकाल बनती, जितनी भी तस्वीरें बनती, जितनी भी आकृति बनती है, तो उसकी बुनियाद जो होती है, जिसकी जो शुरुआत होती है वो बिंदु से होती है, नुक्ते से होती है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक दायरा बनाना है और मैं अपनी पेन को कागज पर रख रहा हूँ तो सबसे पहले जो मुझे स्ट्रक्चर बना हुआ दिखेगा वो बिंदु का दिखेगा, वो पॉइंट का दिखेगा, नुक्ते का दिखेगा। तो क्या बोल रहा है कि भाई बिंदु ने कोई भाग नहीं, कि जो नुक्ता होता है, जो बिंदु होता है ना, उसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु सिर्फ बिंदु होता है, उसका कोई हिस्सा नहीं होता, उसका कोई भाग नहीं होता है। ये हमको कहा है, किसने कहा है, यूक्लिड ने। सेकंड वन, रेखा ए पહોळाई वगरनी लंबाई छे। रेखा जो होती है यानी कि लाइन जो होती है, ये लाइन बनाया हमने ना, तो इसकी लंबाई है ना, ये लंबी है, लेकिन इसकी पौड़ाई है, चौड़ाई है इसकी बिल्कुल नहीं है। देखिए कितनी थीन है, तो है ना। तो रेखा क्या होती है, खत क्या होता है, तो बिना चौड़ाई की एक लंबाई का नाम है खत, है ना। चलिए उसके बाद में ये रेखा ना अंतमा बिंदुओं होए छे। रेखा के अंत में क्या होता है, बिंदु होता है। इसको मैं नाम दे रहा हूं ए और इसको मैं नाम दे रहा हूं बी। खत के आखिर में क्या होता है, तो भाई नुक्ते होते हैं, बिंदु होते हैं। देखिए इस तरह से। नेक्स्ट पे आइए, जे पोताना पરના बिंदुओनी साथे समान रीते रहेली होय एवी रेखा एक सीधी रेखा छे। उर्दू में कहा गया है कि एक खते मुस्तकीम वो खत है जो अपने पर मौजूद नुक्तों का सेट है। अभी कहा मैंने कि जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, जितनी भी तस्वीरें होती है, वो सब क्या होते हैं, नुक्तों से मिलकर बनते हैं, नुक्तों से इनकी शुरुआत होती है। तो भाई हम खत किसको बोलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है खते मुस्तकीम। मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा। खते मुस्तकीम यानी सीधी लाइन, है ना, बिल्कुल सीधा खत। तो ये क्या होता है, तो ये नुक्तों से मिलकर बनने वाला एक सेट। इन सब नुक्तों को, इन सब बिंदुओं को जब एकत्रित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो हमको एक खत देखने को मिलता है, एक रेखा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, एक सतह वो है जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक, सवाल दिया हमको दिया हुआ है अगला कि भाई पुष्ट ने मात्र लंबाई अन्य पौड़ाई हो छे। चलो सतह यानी कि पुष्ट किसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बना दिया है मैंने एक लंब चौरस। तो ये एक सतह है ना। तो क्या क्या होगा इसके अंदर, इसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, इसमें ऊंचाई नहीं होगी। एक सतह है ना, एक पुष्ट, गुजराती में पुष्ट बोलते और इंग्लिश में सरफेस बोलते। तो ये सरफेस को क्या क्या होता है, इसकी लंबाई होती है और पौड़ाई होती है, इसकी ऊंचाई नहीं होती। चलिए नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, पुष्टनी धार रेखाओं होए छे। धार यानी कि किनारे उसके, है ना, कॉर्नर। तो इस एज, गुजरात इंग्लिश में एज बोलते, तो इसके जो किनारे होते हैं ना, तो वो क्या होती है, रेखाओं।
यानी कि खत, ये जो सतह है इनके जो किनारे होते हैं, देखिए ये किनारा देखिए, ये किनारा देखिए, ये किनारा देखिए, ये सब क्या है, तो ये रेखाएं हैं, ये खतूत है। तो क्या बोल रहा है कि भाई सतह की जो किनारे होते हैं वो रेखा यानी कि खतूत होते हैं। गुजराती में बोला है कि भाई पृष्ठની ધાર રેખાઓ હોય છે। चलिए लास्ट वन देखिए, જે સપાટી પોતાના પરની સીધી રેખાઓની સાથે એક સમાન રીતે રહેલ હોય તેવી સપાટી એ સમતલ છે। उर्दू में कहा गया है कि एक मुस्तवी सतह खतूत मुस्तकिम का एक सेट है ना। यानी कि क्या बोल रहा है कि ये इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बना रहा हूँ मैं मुरब्बा, चौरस बना रहा हूँ, है ना। तो भाई ये एक क्या है, तो ये एक सतह है, सरफेस है, एक समतल है ना, एक सपाटी है ये, ठीक है। सपाटी बोलेंगे ना इसको, मुस्तवी बोलेंगे ना। तो ये क्या है, तो ये एक सीधे खतों का सेट है, सीधी रेखाओं का एक समूह है। यानी कि एक जो हमने सपाटी बनाए, एक सतह बनाए, तो वो किससे मिलकर बना है, तो सीधे सीधे खते मुस्तकिम से मिलकर बना है। देखिए इसको देखिए, खते मुस्तकिम है, सीधा खत है बिल्कुल। इसको देखिए, फिर इसको देखिए, इसको देखिए, ये चारों क्या है, ये सीधी लाइन है, सीधी रेखाएं है, यानी खते मुस्तकिम है। तो खते मुस्तकिम का सेट वो क्या हो जाता है, वो एक सतह मुस्तवी सतह हो जाता है। गुजराती में बोलेंगे तो सपाटी हो जाता है ना। तो देखिए भाई कितना आसान, ये 7 उनकी डेफिनेशन थी जो उन्होंने अपनी बुक एलिमेंट्स के अंदर 13 चैप्टर के अंदर उन्होंने ये 7 डेफिनेशन से दी है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्वयं सिद्ध सत्य और पूर्व धारणाएं। देखिए अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो मैं बता रहा हूँ, इधर यहाँ से आप उसको डेफिनेशन लिख सकते हैं ना, गुजराती में, उर्दू में, व्हाटएवर आपको जिस तरह भी लिखना है आप अपनी नोट के अंदर लिख सकते हैं। स्वयं सिद्ध सत्य किसको बोलेंगे, और क्या बोलते हैं इसको, पूर्व धारणा, यानी कि उर्दू में बदीहा और मौज़ूआत किसको बोलेंगे वो लिख लो, है ना। देखो ऐसी चीजें जो हमको सिर्फ मान लेनी पड़ती है, उसकी हम कोई साबिती नहीं दे सकते, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, 2 चीजें बोल रहा हूँ मैं, ऐसी चीजें, ऐसे विधान, ऐसे जुमले, ऐसे बयानात जिनको हम सिर्फ मान लेना पड़ता है कि हाँ भाई अच्छा ऐसा बोला है तो ऐसा होता है। जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि जो रेखा है, जो खत है, वो बिना चौड़ाई वाली लंबाई है, तो अब हम उसको मेजर करते नहीं बैठेंगे, है ना, हम उसको आप नापते साबित करते नहीं बैठेंगे। उन्होंने बोल दिया तो हमको वो मान लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध सत्य है, वो एक बदीहा है। तो बदीहा और मौज़ूआत की क्या डेफिनेशन देंगे हम, कि ऐसे बयानात जिन्हें हम सिर्फ मान लेते हैं, उनकी कोई साबिती नहीं होती, उनको साबित नहीं किया जा सकता, ऐसे बयानात। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, अब यूनिवर्सल ट्रूथ को भी समझ लो यहाँ पर। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है वैश्विक सत्य, उसको कहा जाता है। यानी कि ऐसे बयानात जो पूरी दुनिया मानती है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल ट्रूथ बोलो तो कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है ना, पूर्व से सूरज जो है वो निकलता है। तो ये हिंदुस्तान वाले भी मानते हैं, पाकिस्तान वाले भी, अमेरिका वाले भी, पूरी दुनिया के लोग इसको मानते हैं कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है। तो ये हो गया एक यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। तो वैश्विक सत्य, इसको बोलेंगे वैश्विक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, कि भाई इसको पूरी दुनिया मानती है। तो बदीहा और मौज़ूआत यानी कि स्वयं सिद्ध सत्य और पूर्व धारणा किसको बोलेंगे, कि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे बयानात, ऐसे जुमले, ऐसे विधान जो मान लिए जाते हैं, जिनकी कोई साबिती नहीं होती, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उन्हें स और पूर्व धारणा यानी बदीहात और मौज़ूआत कहा जाता है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। ये हमको कुछ स्वयं सिद्ध सत्य दिए हुए, कुछ स दिए हुए हैं, इनके ऊपर थोड़ा एक नजरसानी कर लेते हैं हम। चलिए समझिए भाई इसको। सबसे पहला कि एक वस्तु ने समान होए तेवी वस्तु एक बीजाने समान थाय, इसको हमको करना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा अच्छे से। कोई बात नहीं, समझाता हूँ भाई मैं आपको।
एक वस्तु ने समान होए तेवी वस्तुओं एक बीजाने समान थाए। क्या मतलब हो रहा है सर इसका? इसका ये मतलब हो रहा है, अगर मैं ले रहा हूं कि भाई A बराबर B, ठीक है, समझिएगा भैया, अच्छे से समझिएगा। और फिर मैं बोल रहा हूं कि भाई B बराबर C, दो चीजें लिया मैंने, एक लिया A बराबर B और दूसरा लिया मैंने B बराबर C। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि हमको परिणाम में मिलेगा A बराबर C। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर B के बराबर में A भी है और उसी तरह B के बराबर में C भी है। तो जब दो वस्तुएं आपस में बराबर हो जाती है तो उनसे जो तीसरी वस्तु मिलती है वो भी आपस में बराबर हो जाती है। ये हुआ इसका मतलब। अगर A के बराबर में B है और दूसरी वस्तु में B के बराबर में C है तो इधर वाला A और इधर वाला C, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हो रहा है इसका मतलब। भाई समझे नहीं समझे आप? बहुत आसान तरीके से समझाया है मैंने। दो वस्तुएं अगर आपस में बराबर होगी तो उनसे जो तीसरी वस्तु मिलेगी वो भी आपस में बराबर होगी, है ना? एकदम आसान था। चलिए, सरखामा सरकू मेरिए तो सरवाड़ा सरखा रहे। बहुत आसान है भाई। उर्दू में बोला है कि अगर मसावी चीजें मसावी चीजों में जमा की जाए तो हासिल शुदा चीजें भी मसावी होती है। मसावी का मतलब सेम, इक्वल, है ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है मैंने 2 बराबर 2, 2 बराबर 2 ही होगा ना? क्या 2 बराबर 3 होगा? 2 ही होगा, है ना? तो ये दोनों मसावी चीजें, सरकी चीजें, दोनों में उमेरा कर रहे हैं हम, यानी कि दोनों में मिला रहे। क्या मिला रहे? इधर भी एक मिला दे रहा हूं मैं, इधर भी एक मिला रहा हूं, दोनों में सरखा उमेरा हमने, है ना? दोनों में मसावी उमेरा, यानी दोनों में जमा किया मसावी को, यक्सा को। तो उनके जो परिणाम मिलेंगे 2 और 1 3, इधर भी मिलेगा 3, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सरखा मिलेगा, वो भी मसावी मिलेगा। कितनी आसान डेफिनेशन थी और उसको हमने और अच्छे से समझ भी लिया, है ना? कि सरखामा सरकू उमेरिए तो सरवाड़ा सरखा रहे। सरखामा सरखू उमेरिए तो सरवाड़ा भी सरखा रहे। कितना आसान है भाई। चलिए, दूसरा बोला है सरखा माती सरका बात करिए तो बात बाकी सरखी रहे। इसका बिल्कुल उल्टा, कि अगर यक्सा में से यक्सा को माइनस कर दिया जाए तो उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी यक्सा मिलेगा। देख लेते सर इसको भी, कोई बात नहीं। यहाँ लिया है मैंने 5, इसके बराबर में भी हो जाएगा 5, है ना? चलिए, 5 में से माइनस कर रहा हूँ मैं 2 को, इधर भी माइनस कर रहा हूँ 2 को। सरखे में से सरखे को माइनस कर रहा हूँ तो जवाब क्या मिलेगा? इधर भी मिलेगा 3, इधर भी मिलेगा 3। यही तो बोला है ना हमको कि सरखा माती सरका बात करिए, यक्सा में से मसावी को नफी करेंगे, घटाएंगे, तो जो हमको जवाब मिलेगा वो भी मसावी मिलेगा, है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक बीजा पर बंद बेस्ती आवती वस्तुओं एक बीजा ने सरखी रहे। एक दूसरे पर मुंतबिक होने वाली चीजें एक दूसरे के बराबर होती है। भाई बंद बेस्ती का मतलब होता है बिल्कुल बराबर एक दूसरे के ऊपर आना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर बिल्कुल मैं इसके ऊपर हाथ को लेके आ रहा हूं तो ये जरा भी 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होगा। इसको बोलते हैं बिल्कुल बंद बेसना, यानी कि मुंतबिक होना, एक दूसरे के ऊपर इक्वली तौर पर बैठ जाना, है ना? उर्दू में बोला है कि चीजें जो एक दूसरे पर मुंतबिक हो आपस में मसावी होती है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं ना, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं हम इसको, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने एक मुसल्लत बनाया है। अच्छा, कलर ले लेते हैं थोड़ा, मतलब दिखे ऐसा। इसको नाम दे रहे हैं हम ABC, और सेम यही नाप का मैंने दूसरा मुसल्लत यहाँ पर बनाया, त्रिकोण बनाया, इसका नाम दे रहा हूँ मैं PQR। दोनों चीज़ें एक दूसरे पर बराबर बैठ रही है, इस तरह से बनाया मैंने। अब क्या हो जाएगा कि A बराबर हो जाएगा P, फिर C बराबर हो जाएगा R, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि AC बराबर हो जाएगा PR, उसी तरह BC बराबर हो जाएगा RQ, और AB बराबर हो जाएगा PQ। भाई देखो क्या बोलना चाह रहा है, दो वस्तुएं जो एक दूसरे पर बराबर बंद बेचती है, यानी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होती है ना,
तो उससे जो चीजें मिलती है वो भी आपस में बराबर होती है। जैसे कि हमने ABC एक त्रिकोण बनाए और उसके बिल्कुल ऊपर बना दिया हमने, हालांकि मैंने साइड पे बनाया उसको, लेकिन हम फर्ज करते हैं कि बिल्कुल उसके ऊपर बंद बेचता ऐसा है ना, मुंतवी के बिल्कुल। तो अब क्या होगा कि AC के बराबर ये PR हो जाएगा, उसी तरह AB के बराबर ये PQ हो जाएगा और ये BC के बराबर RQ हो जाएगा। यही मतलब हुआ है इस पूरी लाइन का कि एक बीजा पर बंद बेस्तियां होती, एक दूसरे पर बिल्कुल फिट बैठने वाली वस्तुओं एक बीजा ने सरकी रहे, एक दूसरे के लिए बराबर होती है, समान होती है ना। चलिए इसके बाद आइए 5 नंबर के ऊपर, आंखू तेना भाग करता मोटू होए छे। बड़ा आसान भाई, बड़ा सीधा साधा जुमला है, इसको समझते हैं हम। चलिए इसको है ना आप खुद समझेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक इस तरह से पिज़्ज़ा है, ठीक है, उसके हमने टुकड़े कर दिए इस तरह से। कितने पीस बनते हैं भाई इसके क्या पता, है ना। ये पिज़्ज़ा है, इसके हमने इस तरह टुकड़े कर दिए। इसमें से मैंने एक स्लाइस को साइड में निकाल दिया, एक पूरा पिज़्ज़ा था उसमें से एक स्लाइस को मैंने साइड में निकाल दिया। अब वो जो बाजू में स्लाइस निकला है, ये स्लाइस बड़ा होगा या पूरा पिज़्ज़ा बड़ा होगा? तो ऑब्वियसली पूरा पिज़्ज़ा बड़ा होगा, है ना। बस यही बोला है कि आखू यानी कि पूरा जो है वो तेना भाग करता उसके हिस्से के मुकाबले में मोटा यानी कि बड़ा होगा। ये पूरा हिस्सा मुकम्मल जो है वो उसके एक हिस्से के मुकाबले में क्या होगा? बड़ा होगा। और अच्छे समझ लो इसको कि एक 10 सेंटीमीटर का एक हमारे पास में क्या है, एक कते खते 10 सेंटीमीटर का है ना, इसका भाग बना दिया मैंने एक 4 सेंटीमीटर का, है ना। इसको 4 सेंटीमीटर का एक भाग कर दिया, एक हिस्सा कर दिया। तो अब ये 10 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है या 4 सेंटीमीटर बड़ा है? तो ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है। तो यही बोला है कि भाई जो मुकम्मल होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किसके मुकाबले में? उसके हिस्से के मुकाबले में, है ना। इतना आसान जुमला था जिसको हमने और अच्छे से समझ भी लिया। आइए अगले पे आइए, सरकी वस्तुओं ना बमड़ा एक बीजाने समान होए छे। बड़ा आसान है भाई, वाह भाई वाह। सरकी वस्तु है ना, फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, सरकी वस्तु यानी कि ये है 2, उसके बराबर में 2, है ना। दोनों सरकी वस्तु है, उनका बमड़ा करने पर यानी उनका दुगना करने पर, कर दिया इधर भी 2 से गुणाकार कर दिया, दुगना कर दिया, इसको भी 2 से गुणाकार दुगना कर दिया, कितना हो जाएगा? 4 बराबर ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 4। यही तो बोल रहा है ना कि सरकी वस्तुओं ना बमड़ा एक बीजाने समान होए छे। उर्दू में बोला है कि चीजें जो किसी चीजों का दुगना होती है आपस में एक दूसरे के मसावी होती है, यही बोला है। अगला देखो, अगला बोला है कि एक ज वस्तुओं ना अर्धा एक बीजाने समान था छे। फिर से इसी तरह का, इसका बिल्कुल उल्टा जुमला है ना कि यहाँ पर लिखा है मैंने 6, उसके बराबर में यहाँ पर 6, है ना, कि एक ज वस्तुओं ना अर्धा एक बीजाने समान होए छे। इसका मैंने आधा कर दिया यानी बटे 2 कर दिया, इसका भी आधा बटे 2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये भी कितना हो जाएगा? 3। यही बोला है कि भाई सरकी चीजें हैं, यकसा चीजें हैं, अगर आप उनका आधा भी करेंगे ना दोनों का, तो भी आपको जवाब जो है वो समान मिलेगा। यही बोला है भाई सवाल नंबर, ये सवाल नंबर पूरा हूँ। 7 नंबर का जो आपका स है, बदिहा है, उसमें यही बातें बोली है। तो भाई देखो, ये पहले हमने 7 चीजें पढ़े, उसकी व्याख्या है, और ये जो 7 बदिहा हमने पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको तैयारी करनी है ना। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा। उदाहरण 1 नहीं है, हाँ, पूर्व धारणा 1, एक बिंदुमांथी बीजा बिंदु સુધી થઈને પસાર થતી एक सीधी रेखा દોરી શકાય છે। चलिए भाई क्या बोल रहा है, देखते हैं इसको भी। समझने वाली बात है और याद रखना है आपको कि एक बिंदुमांथी बीजा बिंदु સુધી થઈને पसार થતી एक सीधी रेखा દોરી શકાય। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई एक बिंदु है आपके पास में और दूसरी जगह पर गई एक बिंदु है, तो एक बिंदु में से दूसरी जगह पर एक बिंदु है, वहां तक अगर आप एक कते खत खींचेंगे तो इस तरह सिर्फ एक ही कते खत खींचा जा सकता है। यानी दूसरे जुमले में ये कहना चाह रहा है कि 2 बिंदु को मिलाकर सिर्फ एक ही कते खत खींचा जा सकता है, ओनली 1। सवाल आपको ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि भाई बे भिन्न बिंदुमांथी કેટલી रेखाओं દોરી શકાય છે, 2 अलग अलग नुक्तों में से कितने खत बनाए जा सकते हैं, तो ओनली 1।
देखिए एक है ए, दूसरा पॉइंट है बी, दूसरा बिंदु है बी, है ना। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, इन दोनों को मिलाकर कितने खत बनाए जा सकते हैं, तो सिर्फ एक ही खत बनाया जा सकता है, ये हमको ध्यान रखना है। यही बोला है हमको, ये पूर्व धारणा 1 में मौजूआत पहले के अंदर यही हमको बोला है ना। चलिए अब हम देखेंगे 5.1 यानी कि बदिहा 5.1 आपेला बे भिन्न बिंदुओमांथी पसार थती अनन्य रेखा होय छे। भाई अनन्य का मतलब होता है ओनली वन, और अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटी लामहदूद, लेकिन अनन्य का मतलब होता है एक। सेम बात जो यहाँ बोली गई है, यहाँ पर भी वही बात बोली जा रही है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि भाई आपेला बे भिन्न बिंदुओमांथी पसार थती अनन्य रेखा होय छे। दो हमको अलग अलग नुक्ते दिए हुए, दो अलग अलग बिंदु दिए हुए, तो उनको जोड़ते हुए सिर्फ एक ही रेखा बनाई जा सकती है, एक ही खत बनाया जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर समझना ये भी है कि सर सिर्फ अगर एक ही बिंदु दिया जाए तो इसमें से कितने खत बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर लामहदूद खत बनाए जा सकते हैं, अनंत रेखाएं दौड़ी जा सकती है। किस तरह से, देखिए इस तरह भी एक मैं खत बना सकता हूँ, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, जितने चाहूं उतने खत बना सकता हूं एक बिंदु में से, एक नुक्ते में से। लेकिन जहां पर बात दो अलग अलग नुक्तों की आ रही, दो अलग अलग बिंदु की आ रही, वहां पर हम सिर्फ एक ही खत बना सकते हैं, सिर्फ एक ही रेखा बना सकते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा मौजू, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये धारणाएं भी देख लेते हैं हम थोड़ा, क्या बोल रहा है इसके अंदर। तो शांत रेखा ने अनंत सुधी लंबावी शकाय छे। शांत रेखा यानी कि रुका हुआ खत, उर्दू में क्या बोला है इसको, हाँ, एक खत्म होने वाले खत को, एक खत दिया हुआ है आपको ए बी, ए से शुरू हो रहा है बी पे खत्म हो रहा है, उसको आप अनंत तौर पर बढ़ा सकते हैं, इधर भी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो भाई कितनी सिंपल सी बात बोली गई है, तो है ना, कि भाई एक ऐसा खत जो शुरू होकर कहीं पर खत्म हो जा रहा है, इसको अगर आप चाहे तो लामहदूद तक बढ़ा सकते हैं। इस तरह एरो बना दीजिए, इस तरह इधर एरो बना दीजिए, तो एक खत को आप इस तरह बढ़ा सकते हैं, यही बोला है इसके अंदर। चलिए अब इसके ऊपर आ जाइए। कोई पण बिंदु ने केंद्र लई तथा कोई पण लंबाई नी त्रिज्या लई वर्तुळ रची शकाय छे। ठीक है, अब इसको समझना है भाई थोड़ा सा, कि एक जो दायरा होता है ना, एक जो वर्तुल होता है, इसके बीच में होता है केंद्र, ठीक है। और ये जो दायरा बना हुआ है, ये जो वर्तुल बना है, ये क्या है, तो ये नुक्तों से मिलकर बना हुआ है, बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर भी एक बिंदु है कुछ, यहाँ पर भी एक कोई बिंदु है, यहाँ पर भी। तो केंद्र से दायरे के एक बिंदु तक आने वाला कथेखत, वो उसकी त्रिज्या कहलाता है, निस्फ कुतर कहलाता है, ये याद रखना है आपको। कि दायरे के मरकज से लेकर दायरे के किसी एक नुक्ते तक खींचे जाने वाला कथेखत क्या कहलाता है, निस्फ कुतर त्रिज्या। ये मरकज है, तो मरकज से दायरे के एक नुक्ते तक हमने क्या खींचे, तो एक रेखा खींचे, एक कथेखत खींचे, है ना। तो इस नाप को क्या कहा जाता है, त्रिज्या, इसे निस्फ कुतर कहा जाता है। यही बोला है कि भाई कोई पण बिंदु ने केंद्र लई, हमने इसको केंद्र लिया, तथा कोई पण लंबाई नी त्रिज्या लई वर्तुळ रची शकाय थे, रची शकाय थे। अब यहाँ से हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि दायरा बनाने के लिए सिर्फ दो चीजें होना चाहिए। क्या, एक तो एक चौकस केंद्र होना चाहिए, एक मरकज होना चाहिए, और दूसरा निस्फ कुतर हमको मालूम होना चाहिए कि भाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, दायरा बना सकते हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, प्रकार की मदद से बन जाएगा दायरा, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। बद्दाज काटखूणा एक बीजा साथे सरका थाय। काटखूणा किसको बोलते हैं भाई, कायमा जाविया, जो 90 डिग्री का होता है। तो ये सब आपस में बराबर होते हैं, ऑब्वियसली सही बात है ना। काटकोण किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री का होता है। तमाम काटकोणे किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो तमाम काटकोणे यानी कि कायमा जाविया आपस में कैसे होते, राइट एंगल, वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। ये ऐसा क्यों कहा गया है। इसके बाद में आते हैं हादा जाविये, और फिर आते हैं मुनफरजा जाविये, है ना। इस तरह बताता हूँ मैं, हादा जाविये यानी कि लघु कोण, उसका मतलब होता है जो 90 से कम है।
तो 90 से जितने भी कम होते हैं सब सरके नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि कुछ 70 डिग्री के होंगे, कुछ 65 के होंगे, कुछ 40 डिग्री के होंगे, तो वो सब आपस में बराबर नहीं हो सकते। और मुनफरजा यानी कि गुरुकोण, वो भी सब आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि कोई 110 का होगा, कोई 150 का होगा, 90 से ज्यादा। लेकिन जो 90 वाले यानी कि कायमा जावी होगी, वो तो सब आपस में बराबर ही होगी, क्योंकि उनका नाप ही 90 डिग्री होता है ना। चलिए उसके बाद में आइए 5 नंबर के ऊपर, जो बे रेखाओं ने कोई त्रीजी रेखा छेदे અને એ રેખાની એક જ બાજુ તરફ બે અંતઃકોણનો સરવાળો બે કાટખૂણા કરતા ઓછો હોય તો પ્રથમ બે રેખાઓને આ ખૂણાઓ તરફ અનંત સુધી લંબાવતા તે એકબીજાને છેદે છે। ओके भाई, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं भाई। हाँ, इसके जरिए समझाऊंगा मैं आपको। क्या बोलना चाह रहा है भाई कि कोई दो रेखा इस तरह बनाई जाए कि उन दोनों रेखाओं को कोई एक रेखा छेद रही है ना। तो देखो, ये जो इधर वाली साइड बनेंगे वो बनेंगे अंतःकोण यानी अंदर वाले जाविये, और ये जो बनेंगे वो बनेंगे बाह्य कोण यानी कि बाहर वाले जाविये, है ना। उर्दू में बोलते हैं इनको दाखिली जाविये और इनको बोलते हैं खारिजी जाविये। तो क्या बोलना चाह रहा है कि भाई इस तरह से दो लाइन बनाई जाए जिसमें कोई एक तीसरी लाइन उनको कता कर रही है, तो ये दोनों लाइनें जो है वो कहाँ पर मिलेगी, तो ये उस तरफ मिलेगी जहां पर ये जो दोनों जाविये अंतःकोण है वो 90 डिग्री से कम बन रहे हो, वो वाली साइड ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलेगी। इधर वाली साइड नहीं मिलेगी भैया। इधर वाली साइड क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर अगर गौर से देखेंगे आप तो ये मुनफरजा यानी गुरुकोण बन रहे हैं, 90 डिग्री से ज्यादा बन रहे। तो दोनों रेखाएं कौन सी वाली सिमत मिलेगी, एक दूसरे को छेदेगी, कता करेगी, वो वाली साइड करेगी, छेदेगी जहां पर दोनों दाखिली जाविये यानी अंतःकोण 90 डिग्री से कम बन रहे हो। ये समझने वाली बात है इसके अंदर, यही दिया हुआ था पूर्व धारणा 5 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है शायद मिसाल नंबर 1। यस, मिसाल नंबर 1। ए बी અને सी एक रेखा पर आवेला 3 बिंदुओं છે। ए बी सी ये तीनों एक रेखा के ऊपर आए हुए हैं। बोला है कि बी बिंदु અને ए અને सी ની વચ્ચે આવેલા છે। तो बी बिंदु जो है वो ए और सी के बीच में आया हुआ है। तो आपको क्या साबित करना है कि भाई ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी। भाई देखिए कितना आसान सवाल है, आपको मैं इस तरह से समझाता हूँ इस सवाल को। आपको प्रूव क्या करना है कि भाई ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी। तो देखिए आप समझा रहा हूँ मैं इसको जवाब कि ए और सी, ए सी नाम का पूरा एक बड़ा सा खत है, दिख रहा है, ए सी नाम का पूरा बड़ा सा खत है। हाँ, जब मैं इसके दो टुकड़े कर रहा हूं ना, तो मुझे दो अलग अलग टुकड़े क्या मिल रहे हैं। पहला एक टुकड़ा मिल रहा है मुझे इसका ए बी नाम का, दिख रहा है क्या ए बी नाम का, बिल्कुल। और दूसरा मुझे इसका टुकड़ा दिख रहा है बी सी नाम का, दिख रहा है क्या भाई। जब मैं ये दोनों टुकड़ों को आपस में मिला दे रहा हूं ए बी प्लस बी सी को, तब जाकर पूरा मुझे ए सी मिल जा रहा है। भाई देखिए कितना आसान, एक पूरा कत्ता उसके दो टुकड़े कर दिए हमने ना, वो टुकड़े हुए, एक हुआ ए बी और दूसरा टुकड़ा हुआ बी सी। जब दोनों टुकड़ों को हमने मिला दिए तब जाकर मुकम्मल क्या बन गया, एक ए सी मिल गया, है ना। इसको इस तरह समझ लीजिए कि एक कप है चाय का और उसका इसकी डंडी जो होती है ना जो पकड़ते हैं हम, वो दोनों अलग अलग चीज है। जब कप को और उस डंडी को जब मिला दिया हमने तब जाकर एक मुकम्मल कप बन गया। तो बस ये ए सी वही है आसान। चलिए इसके ऊपर आइए, बोला है कि भाई साबित करो कि आपेला रेखाखंड पर एक समबाजु त्रिकोणीय रचना करी शकाय छे। बिल्कुल कर सकते। समबाजु यानी कि मुतवाजिल अजला, किसको बोलेंगे समबाजु मुतवाजिल अजला, ऐसा त्रिकोण जिसके तीनों जाविये, तीनों बाजू कैसी हो, एक समान हो, सरखी हो, है ना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस तरह ए बी का 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये आपको करना है भैया, होमवर्क में घर पे करना है इसको। 4 या 5 सेंटीमीटर का कते खत ले लीजिए, ले लिए सर, कोई बात नहीं। अब क्या करना है आपको, पेंसिल को प्रकार में डालना है। पहले बी को मरकज मान के, बी को केंद्र मान के यहां से एक चाप खींचो, यहां तक एक आधा दायरा बनाओ। उसी तरह अब ए को मरकज मान के, वो पॉइंट जो है ना प्रकार का, उसको यहाँ पर रखो और यहां से लेके यहां तक इस तरह से आपको एक कते खत बनाना है। बना लिए, ठीक है। अब ये जहां पर दोनों कथा करेंगे एक दूसरे से, उसको नाम दे दो सी, सी नाम दे दिए। फिर ए को स्केल से जोड़ दो पेंसिल से सी तक, और बी को जोड़ दो सी से, है ना, पेंसिल से स्केल की मदद से, है ना। और ये जो बाहर वाला हिस्सा इसको रफ कर दो, मिटा दो, तो आपको इस तरह से एक ए बी सी नाम का मुतवाजिल अजला मुसल्लस मिल जाएगा, समबाजु त्रिकोण मिल जाएगा। वेरी इजी, बड़ा आसान, है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
और आ रहा है प्रमेय 5.1 बे भिन्न रेखाओं में एक थी वधु सामान्य बिंदु ना हो सके। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है भाई, समझने वाली बात है ना। क्या बोल रहा है कि भाई दो भिन्न रेखाएं है, क्या क्या रेखाएं हम देख लेते हो, है ना। एक इस तरह की रेखा है और एक इस तरह की रेखा है लिया मैंने, है ना। तो इसमें सामान्य बिंदु उर्दू में बोला होगा मुश्तरिक नुक्ता, यानी कि कॉमन नुक्ता। तो दोनों में कॉमन नुक्ता सिर्फ एक ही जगह पर आएगा, इसको ओ नाम दे रहा हूं मैं। दो भिन्न रेखाएं, दो अलग अलग, दो मुनफरिद खुतूत है ना। तो इन दोनों के अंदर एक कोई एक ही ऐसा नुक्ता होगा जो एक दूसरे के अंदर समान होगा, इसमें भी आ रहा होगा और इसमें भी आ रहा होगा। ऐसा सिर्फ एक ही नुक्ता हो सकता है, ये बोला गया है ना भाई। कितना आसान सवाल था, कितनी आसान सा प्रमेय था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब आ रही है आपकी स्वाध्याय 5.1। चलिए भाई, आपकी स्वाध्याय एक ही स्वाध्याय, इसमें वो स्वाध्याय हम करने जा रहे हैं। सत्य छे के असत्य छे आपको बताना है ना, ट्रू और फॉल्स जो है वो आपको बताना है। चलिए देखिए किस तरह करेंगे भाई इनको। पहला सेंटेंस दिया हुआ, एक बिंदु माथी पसार थती मात्र एक रेखा दोरी शकाय छे। क्या बोल रहा है कि भाई एक बिंदु में से सिर्फ एक ही खत बनाया जा सकता है। सही है या गलत है? तो ये फॉल्स है, गलत है भाई ये, क्योंकि हमने अभी पढ़े, क्या पढ़े हमने कि एक बिंदु में से हम अनंत रेखाएं बना सकते हैं, लामहदूद खतूत बना सकते हैं ना। दूसरा देखिए, बे भिन्न बिंदुओं माथी पसार थती असंख्य रेखाओं होए छे। क्या बोल रहा है कि भाई दो अलग अलग नुक्ते हैं, इसके अंदर से तुम लामहदूद खत बना सकते हैं ना, इन्फिनिटी अनंत आप रेखा बना सकते हैं। तो ये भी जुमला कैसा हो जाएगा? गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम दो बिंदु में से सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, ये अभी पढ़े हमने ना। चलिए, एक शांत रेखा ने બંને तरफ अनिश्चित रीते लंबावी शकाय छे। एक खत्म होने वाले खत को आप दोनों तरफ लामहदूद तक खींच सकते हैं। तो ये जुमला सही है, ये हमने पढ़े है उसके अंदर, है ना। चलिए अगला देखिए, जो बे वर्तुल समान छे, दो दायरे अगर से एक दूसरे के बराबर है ना, यकसा है, तो तेमनी त्रिज्याओं समान होवे छे। तो उनके जो निष्फ कुतर है ये भी आपस में बराबर हो गए। सही है गलत है जुमला? बिल्कुल सही है। उनके अगर निष्फ कुतर बराबर है तो दायरे भी आपस में बराबर ही बनते हैं ना। चलिए इसको समझिए, बोला है कि भाई आकृति में ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और फिर बोला है कि पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है, यानी पी क्यू और एक्स वाई ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो बोल रहा है कि भाई ए बी वो बराबर होगा एक्स वाई के, यानी ए बी और एक्स वाई आपस में बराबर होगा। सही है गलत है? जी सही है। ये सबसे पहले हमने यही चीज पढ़ी है ना कि ए जो है वो बराबर होगा बी के और बी बराबर होगा सी के। तो ए और सी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये भी कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद में दिया हुआ है नीचे आपेला पदोनी व्याख्या आपको, ठीक है। इसकी हमको व्याख्याएं देनी है 5 चीजों की, है ना। चलिए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। व्याख्या आपको दे रहा हूँ मैं आपकी इसकी। समांतर रेखाओं उर्दू में बोला जाएगा मुतवाजी खतूत, है ना। किसको बोलेंगे भाई? समांतर रेखा और मुतवाजी खतूत। ये बना रहा हूं मैं यहाँ पे, आप लोग समझ जाएंगे। ऐसे खतूत, डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिए। ऐसे खतूत जो एक दूसरों से कभी कते ना करते हो, उन्हें कहा जाता है मुतवाजी खतूत, है ना। एवी रेखाओं जो एक बीजा ने क्यारे छेदे नहीं, सीधा सीधा चलते जाएंगे, ये भी इधर जाते जाएगा इधर भी, एक दूसरे को कभी कता नहीं करेंगे, छेदेंगे नहीं, उनको बोलेंगे समांतर रेखा, उनको बोलेंगे मुतवाजी खतूत, है ना भाई। कितना आसान। आइए, लंब रेखाओं उमूदी खतूत, है ना। तो ऐसी रेखाओं किसको बोलेंगे? उमूदी खतूत। समझिए, लंब रेखाओं यानी उमूदी खतूत किसको बोलेंगे? ये एक सीधा खत बनाया मैंने और ये गाढ़ा खत बनाया है ना। यहाँ पर जो हमको मिलेगा ये 90 डिग्री मिलेगा, इसको बोलते हैं उमूद, इसको बोलते हैं लंब। ऐसे खतूत जो एक दूसरे को इस तरह कटा करे जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता हो, 90 डिग्री का जाविया बनता हो, उसे उमूदी खतूत कहते हैं। गुजराती में क्या बोलेंगे कि एवी रेखाओं एक बीजा ने एवी रीते छेदे कि ज्યાં 90 डिग्री नो एंगल रचे, काटकोण रचे, तो उसको बोलेंगे लंब रेखाओं, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए, रेखाखंड किसको बोलेंगे? रेखाखंड। तो भाई रेखाखंड उसको बोलेंगे जो किसी एक नुक्ते से शुरू होकर किसी एक नुक्ते पर खत्म हो जाता है। शांत रेखा, है ना।
रेखाखंड उसको उर्दू में बोला गया है कते खत। तो कते खत किसको बोलेंगे? जिसका शुरुआती नुक्ता भी मुकर्रर हो और इख्तितामी नुक्ता खत्म होने वाला भी नुक्ता मुकर्रर हो। ए से शुरू हो रहा है, बी पर खत्म हो जा रहा है ना, उसको बोलेंगे रेखाखंड, उसको बोलेंगे कते खत। चलिए उसके बाद आइए वर्तुलनी त्रिज्या। किसको बोलेंगे भाई? वर्तुलनी त्रिज्या। तो वर्तुलना केंद्र थी, वर्तुलना कोई एक बिंदु सुधी रचाती रेखा दायरे के मरकज से दायरे के किसी एक नुक्ते तक खींचे जाने वाला कते खत, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं निस्फ कुतर। वेरी सिंपल, बड़ा आसान। चलिए चौरस किसको बोलेंगे भाई? चौरस 6ठी 7वीं वालों का क्वेश्चन है। ऐसी चार दिलई शक्ल है ना कि जिसके तमाम अजला आपस में बराबर होते हैं और तमाम जाविये भी 90 डिग्री के होते हैं, तमाम आपस में बराबर होते हैं ना। चौरस किसको बोलेंगे कि भाई? एवा चतुष्कोण के जेना चारे बाजू सरकी होए અને चारे खुणाओं पर सरका हो, 90 डिग्री ना होए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और फिर 6 को भी देख लेते हैं। चलिए 3 को देखिए। નીચે આપેલ બે પૂર્વધારણાઓનો વિચાર કરો। જો બે ભિન્ન બિંદુઓ એ અને બી આપ્યા હોય તો તેમની વચ્ચે હોય તેવા એક બિંદુ સી મળે છે। ઠીક है। શું આ પૂર્વધારણાઓ કોઈ અવ્યવસ્થિત પદ છે? શું આ પૂર્વધારણાઓ સુસંગત છે? શું આ પૂર્વધારણાઓ યુક્લિડની પૂર્વધારણામાંથી મળે છે? स्पष्ट करो। क्या बोल रहा है भाई कि इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, फिर भी हम समझ लेते हैं उसको। ए और बी ये खत है, क्या इनके बीच में सी आ सकता है? ऐसा कुछ बताया है हमको यूक्लिड ने? तो हाँ बताया है कि भाई दो अलग अलग पॉइंट है किसी रेखा के ऊपर, तो उसमें तीसरा भी एक पॉइंट आ सकता है, इस तरह पॉसिबिलिटी है ना। और इनके बीच में से जो खत खींचा जाएगा एक ही खत खींचा जाएगा, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। अगला बोल रहा है एक रेखा पर ना आवेला होय तेवा ओछामां ओछा 3 बिंदुओं मळे छे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई 1 2 3 अलग अलग है ना, एक रेखा के ऊपर नहीं है, एक बी सी। तो देखो यहाँ पर कितने खत बनेंगे? तो यहाँ पर अलग अलग 2 खत बन रहे। तो इस तरह की कोई पूर्व धारणा हमको यूक्लिड ने नहीं दी हुई है ना, लेकिन इस तरह की पूर्व धारणा हमको दी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, बिंदु ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, ये हमने यहीं पर समझ लो, बना लिया इसको। सवाल नंबर 4 देख रहे हैं भैया हम, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, इसको यहाँ समझना है हमको कि ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, तेवु बिंदु सी बिंदुओं ए અને बी ની વચ્ચે હોય છે। सी जो है वो बी और ए के बीच में, ठीक है। तो साबित करो कि ए सी बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी। भाई इस तरह का सवाल आ सकता है, समझते हैं उसको, कोई बात नहीं, आसान सवाल है। देखो भाई हम क्या बोल रहे हैं कि भाई शुरुआत में ए सी जो है वो बी सी के बराबर होगा, है ना। ओके कोई बात नहीं। हाँ अब हमको ये पूरा ए बी कैसे मिल रहा है? ये हमको दिया हुआ है भैया, ये दिया हुआ है। अब हमको ए बी कैसे मिल रहा है? तो ए बी मिल रहा है ए सी जमा बी सी, बराबर समझना है। ये हमको दिया हुआ है कि भाई ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। चलो अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये पूरा ए बी कैसे मिल रहा है हमको? ए सी और बी सी इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तब जाकर पूरा ए बी मिल रहा है ना। ये पढ़े हमने आगे कि ए बी कैसे मिल रहा है। तो ए सी एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा है बी सी, इन दोनों को जब मिला रहे तब जाकर ए बी हमको मिल रहा है, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना। लेकिन ए बी बराबर, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई ए बी जमा ए बी, सॉरी ए बी नहीं है, ए सी, हाँ ए सी जमा ए सी। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो देखिए, ए सी की जगह तो ए सी लिखा मैंने, लेकिन अब मैं बी सी की जगह पर क्या लिख रहा हूँ? वहां पर भी ए सी लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है ये कि भाई ए सी जो है वो बी सी के बराबर होगा। बराबर समझो भैया, ए सी की जगह तो ए सी लिखा मैंने, लेकिन ये वाले बी सी की जगह पर अब मैं क्या लिख रहा हूँ? ए सी लिख रहा हूँ। क्यों ऐसे लिख रहा हूँ? क्योंकि बी सी जो है वो ए सी के बराबर है, इसलिए 2 बच्चे टैलेंटेड एकदम जूडो के अंदर, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए, 2 बच्चे टैलेंटेड है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। तो ए वाले बच्चे को भेजना था हमको जूडो के अंदर, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने
होने की वजह से हमने बी वाले को भेज दिया, तो हमने कुछ गलत किया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही बराबर थे, एक दूसरे के बराबर थे, टैलेंटेड थे दोनों जुड़ों के अंदर, है ना। तो ए वाले की जगह पर हमने क्या कर दिया? बी वाले को भेज दिया। इसी तरह हम बी सी की जगह पर क्या लिख रहे हैं? ए सी लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये हो जाएगा ए बी बराबर एक ए सी और एक ए सी 2ac, है ना। तो ये ए सी को यहीं पर रहने दो, ये ए बी को भी यहीं रहने दो, ये जो ज़रब वाला 2 है वो इधर आके हो जाएगा तकसीम में। यही हमको प्रूव करना था, साबित करना था, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न 4 में बिंदु सी रेखा ए बी मध्य बिंदु कहेवाय छे। साबित करो कि दरेक रेखाखंड ने मात्र एक ज मध्य बिंदु होय छे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई सी जो है वो इस कथेखत ए बी का मध्य बिंदु यानी कि वस्ती नुक्ता है। भाई वस्ती नुक्ता किसको बोलते हैं? वस्ती नुक्ता जो किसी एक खत के एकदम दरमियान में आता हो, जहां से उस पूरे खत के दो अलग अलग भागले पड़ते हो। बराबर समझिए भाई वस्ती नुक्ते को, मध्य बिंदु को। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। अगर मैं यहाँ पर बीच में एक रेखा बिंदु बना दूं सी, जिसको मैं बोलूँ कि ये मध्य बिंदु है, वस्ती नुक्ता है, तो ये अब AC हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का और ये BC हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ये काम होता है वस्ती नुक्ते का, ये काम होता है मध्य बिंदु का, है ना। और एक खत के अंदर सिर्फ एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, एक ही वस्ती नुक्ता हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, इसको मैं नाम दूं D, तो ये फिर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। तो इसको तो मध्य बिंदु नहीं बोल सकते ना। मध्य बिंदु का काम क्या होता है? पूरे एक खत को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने का। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एक खत के अंदर सिर्फ एक ही वस्ती नुक्ता हो सकता है। और आखिरी क्वेश्चन भी देख लीजिए इसका, आकृति 5.1 में जो AC बराबर BD हो तो साबित करो कि AB बराबर CD छे। ठीक है भाई, हम पहले क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं पहले कि AC बराबर BD ये हमको दिया हुआ है और हमको साबित क्या करना है? साबित करना है हमको AB बराबर हो जाएगा CD, ये हमको साबित करना है ना। चलो देखो भाई, इसको इस तरह से समझो आप कि पूरा एक मेरे पास में खत था AC नाम का, है ना। AC नाम का पूरा एक खत था, ये रहा AC। इसमें से मैंने माइनस किया, एक मिनट ना, बराबर है BD, ये दिया हुआ है हमको। AC में से मैं माइनस कर रहा हूँ BC को, ठीक है। इतने को इससे को मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। उसी तरह यहाँ पर है मेरे पास में BD, ये वाला एक खत है, इसमें से भी मैं माइनस कर रहा हूँ BC को, इसमें से भी माइनस किसको कर रहा हूँ? मैं BC को। तो AC में से अगर मैं BC को निकाल लूंगा, देखिए इसको, कि अगर AC में से, ये पूरे AC में से इस BC को निकाल लूंगा तो सिर्फ AB बच जाएगा क्या? ठीक है सर, इधर AB बच जाएगा। उसी तरह इस BD में से, ये BD है ना पूरा, इसमें से अगर मैं इसी BC को अगर निकाल लूंगा तो क्या बच जाएगा? DC बच जाएगा, सिर्फ DC बच जाएगा। और यही हमको साबित भी करना था, है ना। AB बराबर हो जाएगा CD या DC। देखो हमने क्या किए, सरखे में से सरखे को माइनस करे तो जो जवाब मिला वो भी आपस में सरखा हुआ। ये हमने पढ़े है ना, एक बदिया पढ़े ना हमने, एक हमने सौ पढ़े ना, कि अगर सरखे में से सरखे को माइनस करेंगे तो आंसर भी हमको सरखा मिलेगा। यही बात थी। समझिए, इसको एक बार देखेंगे आप तो आपको आइडिया आ जाएगा ना। और क्वेश्चन नंबर 7 इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, वही था वो कि पूरे हिस्से में से एक आगे को निकाल लिया जाए तो फिर भी पूरा हिस्सा जो है वो बड़ा रहेगा। वही है जो हमने ऑलरेडी साबित कर चुके हैं ना। तो देखिए भाई, इस तरह से चैप्टर नंबर 5 था आपका, जो बहुत इजी लगा। और देखिए हमने इतना कुछ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं डाली, जितना हमको समझना था, जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही हमने किया है ना। आप 1 से 2 मरतबा अगर मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। और इस चैप्टर में से जो भी मार्क्स का पूछता है, 2-4 मार्क्स का, वो आपके पूरे मार्क्स आने की संभावना है ना। चलिए यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं हूं आपका सुल्तान सर। खुदा हाफिज।